नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने देश में कोरोना की वजह से शादी ब्याह और सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे फूलों की बाजार पर बहुत अधिक असर देखने को मिल रहा है। अगर किसान फूलों को सुखाकर उनसे अच्छे मूल्य वाली सजावटी वस्तुओं को बनाकर बेचें, तो वो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो आप कैसे बनाएं फूलों से सजावटी वस्तुएं, इस पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप। आजकल सूखे फूलों के व्यापार में काफी लाभ है। बहुत से लोगों ने इसे अपने रोजगार के रूप में अपनाया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सूखे फूलों की बहुत मांग है। अपने देश में इसका निर्यात अमेरिका, जापान और यूरोप तक होता है। भारत से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का शुष्क पुष्प निर्यात किया जाता है। यह उद्योग 20 देशों को 500 से अधिक किस्म के पुष्प निर्यात करता है। सुखाए हुए फूलों का व्यवसाय आजकल बहुत ही अच्छा उभर रहा है। कहने को तो हम फूल कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें फूलों का ही हिस्सा हो। पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे पत्ता हो, फूल हो, कांटा हो, बीज हो, इसमें हम सभी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो ड्राई फ्लावर से बनाए गए उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसमें जैसा मैंने बताया कि हर तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो मक्का, धान, कार्थेमस, सारी क्रॉप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में गॉम्फ्रीना, हेलिक्राइसम, पेपर फ्लावर, नाइजेला, स्टेटिस इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं। तथा इसके अलावा बहुत सारे जंगलों में ऐसे घास फूस हैं तथा कोन्स हैं, कश्तियाँ हैं, जिनको हम इधर उधर से इकट्ठा करके उनसे कई कलात्मक वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे कि 2-3 तरह की कमर्शियल ग्रासेस हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। एक है लेगुरस, जिसे कि रैबिट टेल ग्रास बोलते हैं। दूसरी है ब्रीजा, जिसे कि क्वेकिंग ग्रास बोलते हैं। और तीसरी ब्रोमस है, जो कि एक झाड़ू की तरह ग्रास प्रतीत होती है। ये तीनों ही घास हैं जिनको बाद में हम फूल का या इसको अरेंजमेंट का रूप प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक क्रॉप है जो कार्थेमस, जो सैफलार है। बेसिकली ये एक ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन इसको हम ये अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में जो टॉप 10 ड्राई फ्लावर्स है उसमें से एक है ये कार्थेमस, जिसे हम सैफलार भी कहते हैं। इसको भी हम ड्राई फ्लावर के रूप में अपना रहे हैं। इसके अलावा एक क्रॉप है क्रेस्पीडिया, जिसे कि गिल्ली बटन फ्लावर बोलते हैं। इसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी फूलों को सुखाने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो नेचुरल विधि आ जाती है। कोई भी पौधे का जो हिस्सा है, अगर आपको नेचुरली वो पौधे पे ही अच्छा लगता है तो आप उसको लैब में ले आते हैं और उसको इसके बाद प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पाइन्स की हमारी जो कश्तियाँ होती है, उसको हम जब वो पेड़ों से गिर जाती है तो उसी वक्त ले आते हैं, तो इसको हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है जिसको हम एयर ड्राइंग बोलते हैं, जिसको कहते हैं हवा में सुखाना। कई तरह की हमारे पास जैसे घास है, ब्रीजा, लेगुरस वगैरह, या आपका बाजरा है, चरी है, इनका हम गुच्छा बना लेते हैं और इसको एक हैंगर पे लटका देते हैं। अब लटकाने के बाद इसको हवादार जगह पे रखना जरूरी है, नहीं तो इसमें फंगस लगने से ये फूल खराब हो सकते हैं। तीसरी विधि आती है प्रेस ड्राइंग की, यानी कि हर्बेरियम प्रेस होती है जिसे बॉटनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। उसमें फूलों को या पत्तों को डाल के सुखा देते हैं। लगभग 10-15 दिनों में ये फूल पत्ते सूख जाते हैं। लेकिन इस विधि का नुकसान ये है कि उनका आप इस्तेमाल सिर्फ वॉल पिक्चर या ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर अरेंजमेंट इस तरह के सुखाए हुए फूलों से आप नहीं बना सकते। अगर हम आधुनिक विधियों की बात करें तो हॉट एयर ओवन और माइक्रोवेव ओवन बहुत अच्छी विधियां हैं जिसमें फूल बहुत अच्छे तरह से सूख जाते हैं। लेकिन दोनों विधियों के लिए ही हमें एक डेसिकेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कि हम प्रायतः सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल में फूलों को डाल देते हैं और लगभग माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के अंदर वो फूल सूख जाते हैं, जबकि हॉट एयर ओवन में 1-2 दिनों के अंदर वो फूल सूख जाते हैं। जब भी हम फूल को प्रकृति से या नेचर से निकाल के लाते हैं तो हमारा प्राय यह इच्छा रहती है कि इसका जो नेचुरल कलर है वो ही बना रहे। लेकिन बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनका रंग उड़ जाता है, या हमें इसमें और वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए हम डाइज और पेंट का इस्तेमाल करते हैं। डाइज हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं जो फैब्रिक डाई होती है। ये सस्ती भी होती है और टिकाऊ भी होती है, जो प्रायतर
रंगाई वाले कपड़ों में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूड डाइज, जो खाने वाली डाइज हैं, या नेचुरल डाई मतलब प्लांट से निकाल के ही पौधों में हम चढ़ाते हैं, उस पर भी हमारी विश्वविद्यालय में काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ केमिकल डाइज ऐसी हैं जो इंडिकेटर डाइज हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी देर चलती हैं और इनके भी रंग काफ़ी पक्के रहते हैं। फूलों को सुखाकर हम किसी भी तरह के उत्पाद बना सकते हैं। ये आपकी कलात्मकता पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या बनाना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर उत्पाद भारत से बिकता है उसे पॉटपॉरी कहते हैं। इसे भारत से निर्यात किया जा रहा है और यूके इत्यादि देशों में बेचा जा रहा है। इसमें कई तरह के फूलों को सुखाया के डाला जाता है और सुगंधि के लिए इसमें नेचुरल फूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सूखे फूलों को आप ऑनलाइन बड़े आराम से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। ज्यादातर सूखे फूलों का व्यापार ऑनलाइन ही किया जाता है। इसके अलावा वॉल पिक्चर, ग्रीटिंग कार्ड्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, राखियाँ, पाइन कोन के बर्ड्स, गुड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम ड्राई फ्लावर्स से बना सकते हैं। कोई भी महिला ड्राई फ्लावर्स का बिजनेस अपने घर पर ही शुरू कर सकती हैं। 4-5 महिलाएं या ग्रुप बना के भी इसका कुटीर उत्पादन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे बहुत ही अच्छे तरह से फायदा उठाया जा सकता है। अगर सिंपल सी हम बात करें कि ये जो टोकरी हम बना रहे हैं, तो 20-22 रुपए की ये टोकरी बाजार से लेकर आप 10-15 रुपए की लागत इसमें और डाल के, जो कि फूलों को सुखाने और उनको रंग करने पे होती है, तो लगभग आप 100 रुपए की एक टोकरी आराम से बाजार में बेच सकते हैं। अपने प्रदेश में किसानों के सामने फसलों में सफेद लट कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखने में आता है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट का नियंत्रण करें। परंतु कैसे करें नियंत्रण, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरअड्रा के विषय विशेषज्ञ इरफान खान से। सफ़ेद लट एक ऐसा पॉलीफेगस पेस्ट है जो खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें सभी फसलों में नुकसान पहुंचाता है। उन फसलों के अलावा ये सब्जियों पर भी आक्रमण करके किसानों को भारी क्षति पहुंचाता है। तो इसके जो मुख्य जो होस्ट हैं उसमें है मूंगफली, बाजरा, गवार, उसके अलावा सारी जो सब्जियां आती हैं उनमें सब में ये नुकसान पहुँचाता है। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकल इस कीट से 50 से 100% तक नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। अतः इनकी रोकथाम हेतु समन्वित कीट प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता होती है। इसके समेकित नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम जो नियंत्रण है, इसकी जो भृंग होती है या एडल्ट होता है, बीटल जिसको बोलते हैं, उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। उसके नियंत्रण के लिए किसान क्या कर सकते हैं, अप्रैल या मई के महीने में जो किसानों के खेत में जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों को सबकी छंगाई कर दे, या 1 या 2 पेड़ है वो रख ले। तो इनके जो भृंग होते हैं उनका जो मुख्य होस्ट होता है उसमें नीम है, खेजड़ी है, बबूल है, सेंजना है, अमरूद है, ये इन सब पे रात्रि पे आकर बैठता। तो किसान अगर 1 या 2 पेड़ बिना छंगाई के रख लेंगे तो जैसे ही मानसून की प्रथम वर्षा होगी तो इनके जो भृंग है उसमें मादा और नर दोनों आके बैठते हैं। तो रात्रिकालीन में छिड़काव करके इनका नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो किसानों ने 1 या 2 पेड़ रखे हैं तो लगभग 7:30 से 8 बजे तक इनके भृंग है वो ज़मीन से निकलकर इन पेड़ों पे आकर बैठना शुरू होते हैं। तो किसान है जो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इन पेड़ों पे छिड़क सकते हैं, जिससे इनके जो नर और मादा दोनों खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान है वो इन जो पेड़ों पे जो भृंग बैठे हैं तो इन पेड़ों को अगर हिला के नीचे गिरा के भी उनको केरोसिन में डुबा के ख़त्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मादाएं हैं वो अंडे नहीं देगी और उससे सफ़ेद लट है वो उत्पन्न नहीं होगी। अगर ये सारी प्रक्रियाएं किसान कर लेते हैं तो लगभग 50% तक इसका नियंत्रण हो सकता है।
सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा। इस के अलावा किसान क्या कर सकते हैं, जो फिरोमोन ट्रैप है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीफ जो सीजन है उसमें जब भी बुआई करते हैं वो तो बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार करने के लिए मूंगफली में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 3 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोथाइनेडीन है 50 WG आता है, उसका लगभग 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड 600 FS है, उसका 6.5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप बीजोपचार कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में भी कई बार क्या होता है, किसानों की जो फसलें हैं उसमें वाइट ग्रब है, वो जो लट है, सफ़ेद लट है, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो किसानों को उससे बचने के लिए मानसून आने के लगभग 21 दिन तक उनकी आक्रामकता कैसी है उसके हिसाब से खड़ी फसल में सिंचाई के साथ अलग अलग जो रसायन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन रसायनों में सर्वप्रथम जो रसायन है वो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है, उसका 300 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिट्टी में मिलाकर भुरकाव करके और ऊपर से भी पानी चला सकते हैं, या बारिश का उपयोग भी कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड के बाद में जो दूसरा रसायन है उसमें आता है क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc, वो 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्विनोलफॉस 25 cc उसका भी 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मिट्टी में मिला के भी भुरकाव कर सकते हैं, या फिर अगर उनके पास में सिंचाई का स्रोत है तो सिंचाई के साथ भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। भोजपुर जिला उदयपुर से भगवान सिंह जी, आप अन्नदाता के माध्यम से बेबीकॉर्न मक्के की खेती पर जानकारी चाहते हैं। तो भगवान सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हम लोग अक्सर धान गेहूँ की खेती करते हैं और ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। व्यावसायिक फसलों की अगर खेती करें तो ज़्यादा लाभ होता है, और इसी व्यावसायिक फसल में एक फसल है मक्का, और मक्का में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न का नाम आप सुने होंगे, स्वीट कॉर्न का नाम सुने होंगे। प्रश्न उठता है ये बेबी कॉर्न क्या है? बेबी कॉर्न, बेबी का मतलब होता है बच्चा और कॉर्न का मतलब होता है मक्का। तो बच्चा मक्का, यानी जिस समय में मक्का के पौधा में भुट्टा आता है और भुट्टा के ऊपर में जो रेशा आता है, रेशा आना जब शुरू होता है उसके 24 से 48 घंटा के अंतर्गत अगर हम भुट्टा को तोड़ लेते हैं तो वही बच्चा मक्का होता है, बच्चा भुट्टा होता है, और उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। मक्का की खेती जैसे करते हैं उसी तरह से इसकी भी खेती करना है। सिर्फ 2-3 बातों का खास रूप से ध्यान देना है। बेबी कॉर्न का बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेबी कॉर्न में 10 किलो 1 एकड़ में बीज डालते हैं। दूसरा चीज़ है, बेबी कॉर्न का खास किस्म है, और वो किस्म का नाम सरकारी संस्था का है HM4, जो कि पूरे देश के लिए रिलीज किया गया है। आपको जो भी उपलब्ध हो किस्म उसे लगा सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन
1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें खाद भी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि बीज ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ी पौधा ज़्यादा है, तो उसकी खाद की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, खास करके नाइट्रोजन वाले खाद की, यूरिया की। यूरिया इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 200 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, बल्कि सामान्य मक्का में लगभग 150 से 180 किलो नाइट्रोजन डालते हैं। बुआई के इस समय डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा और 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया में से 50 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया 4 पत्ती अवस्था पर, 70 किलो यूरिया 8 पत्ती की अवस्था पर, 60 किलो यूरिया नर मंजरी को तोड़ने के पहले और शेष बची 35 किलो यूरिया को नर मंजरी को तोड़ने के बाद फसल में दें। बेबी कॉर्न के साथ खासियत ये है जब हम इसकी उत्पादन सालों भर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज नहीं बनना, इसीलिए इस पर तापमान का ज़्यादा असर नहीं पड़ पाता। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से फसल में पानी देते रहना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। इतनी सावधानी रख करके हम बेबी कॉर्न से बहुत ही लाभ ले सकते हैं। क्यों लाभ ले सकते हैं, आप अंदाज लगाइए। जो 200 ग्राम का पैकेट बाजार में 30 रुपया 40 रुपया में बिकता है, और 1 हेक्टेयर में बेबी कॉर्न छिला हुआ लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन होता है। तो और इसको हम सालों भर ले सकते हैं। जैसे गर्मी के समय में तो ये 50-55 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अगर 1 एकड़ में हम बेबी कॉर्न की खेती करें तो 1 साल में एवरेज अगर मार्केट रेट रखें, तभी भी हम कम से कम शुद्ध लाभ इसमें 3 लाख ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिर्च की फसल में जरूरी कार्यों को करें और अधिक उपज पाएं। रंगीन मछलियों का पालन करके कमाएं अच्छी आय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।